हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। 70 तक तो हम कर चुके हैं ना। राकेश यादव सर की बुक के से जो हम डिस्कस कर रहे हैं, 70 से आगे हम डिस्कस कर रहे हैं 71। तो इसमें लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को और क्या किस नाम से जाना जाता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जितने भी एक्ट थे सबके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस एक्ट का नाम है मोन्टैग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट रिफॉर्म, जिसको बोलते हैं। अब रेगुलेटिंग एक्ट तो आपको पता है 1773 में आया था। उसके बाद मोन्टैगू मोरले मिंटो रिफॉर्म तो 1909 में आया था। इसके बारे में हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, उसके बाद और भी काफ़ी चीज़ें आई थी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की बात जब हम कर रहे थे पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट में। और उसके बाद मोन्टैगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 में आया था। इस एक्ट में क्या किया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें हमने डुअल गवर्नमेंट कर दी थी। कैसे? प्रोविंस में डुअल गवर्नमेंट कैसी कैसी ट्रांसफर सिस्टम और एक रिजर्व सिस्टम हमने कर दिया गया था। और इसमें बात की गई थी कि ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की गई थी कि प्रिंसली स्टेट को भी इंडियन फेडरेशन का पार्ट लाओ। प्रोविंस में डायरकी सिस्टम आई थी, वो तो हमने बताया था। इसमें किया गया था कि डायरेक्ट इलेक्शन का प्रावधान किया गया था। किस किस में, किस किस बेसिस पे? प्रॉपर्टी टैक्स और एजुकेशन के बेसिस पे डायरेक्ट एजुकेशन की, डायरेक्ट वोटिंग वगैरह की। क्लियर? इसमें पब्लिक सर्विस कमीशन आया था, जो कि एक्चुअली फॉर्म में आया 1926 में। एक ऑफिस नया खुला था जिसका नाम था हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया इन लंदन, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया इन लंदन। उसके बाद सेपरेट इलेक्टोरेट सिख, इंडियन क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, यूरोपियन सब के लिए दिया गया इसमें। और सिंपल मुस्लिम के लिए तो पिछले वाले में दिया गया था, तो हमें पता ही है। नेक्स्ट है हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस किनको बोलते हैं? एयू हुम को बोलते हैं, एओ हुम। और एओ हुम ने एक्चुअली मीटिंग करवाई थी 1885 में। उसी समय इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था, ये हमें पता होना चाहिए। WC बनर्जिया इसको लीड कर रहे थे, WC बनर्जिया। क्लियर? बनर्जी बाकी हम डिस्कस कर चुके हैं। सत्येंद्र नाथ बनर्जी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। लोकमान्य तिलक के बारे में डिटेल में, महात्मा गांधी के बारे में डिटेल में, इसलिए मैं फिर से नहीं बता रहा हूँ, फिर बहुत टाइम लगेगा। क्लियर? Which of the following statement best explains the nature of revolt of 1885? देखो इसमें क्या हुआ गया था कि कुछ हमारी जो म्यूटिनी थी ना, सिपाही के द्वारा थे। म्यूटिनी ऑफ ए सेक्शन ऑफ सिपाही ऑफ अ ब्रिटिश आर्मी। ब्रिटिश आर्मी के द्वारा, ब्रिटिश आर्मी में जो लोगों को प्रताड़ना हो रही थी या कुछ ऐसा हो रहे थे, इनके धर्म को खतरा पहुंच रहे थे या बहुत कुछ होगा, लेकिन इमीडिएट जो था वो राइफल वाला केस था। इनफील्ड राइफल वाला इमीडिएट जो रीजन था, ये सही नहीं है। म्यूटिनी ऑफ ए सेक्शन ऑफ सिपाही तो किया ही गया था, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ बेस्ट एक्सप्लेन। तो राकेश यादव सर ने इसका आंसर, इवन SSC ने भी इसका आंसर दिया था। ये वाला द लास्ट एफर्ट ऑफ ए वर्ल्ड ओल्ड पॉलिटिकल ऑर्डर, जो कि मुगल एरा वाला था। ये लोग चाह रहे थे अंतिम बार कि चलो भाई हम अपने पावर को रीगेन कर लेते फिर से। बहादुर शाह जफर लड़ रहा था, बहादुर शाह जफर। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर रहे थे। ब्राह्मो समाज, बेदा समाज, आर्य समाज और प्रार्थना समाज। ब्राह्मो समाज, बेदा समाज, इसका आंसर तो मैं पहले बता दे रहा हूँ। ब्राह्मो समाज को ओपन किया था राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। कहाँ पे? बंगाल में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए का दो। ठीक है, ए का दो। तो इन दोनों में से करेक्ट हो सकता है। और बेदा समाज कहाँ पे? मद्रास में, बाई केशव चंद्र सेन। 2 के 3, यानी डी तो करेक्ट आंसर है। आर्य समाज हमें पता है, आर्य समाज बॉम्बे और प्रार्थना समाज भी बॉम्बे। तो ये सी का जो सी होगा, आर्य समाज भी बॉम्बे ही है। तो इसमें थोड़ा सा आंसर गलत दिया हुआ है। जो सी है वो भी 4 ही होगा, डी भी 4 ही होगा। मतलब ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। प्रार्थना समाज भी बॉम्बे में ही है।
तो यहाँ पे देख लेना है, थोड़ा सा गलत है स्टेटमेंट है, ठीक है ना। मतलब प्रार्थना समाज भी बॉम्बे में ही है, आर्य समाज दोनों बॉम्बे में है। और इसका नाम था आर्य समाज दयानंद सरस्वती, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुराम। डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके, ब्राह्मो समाज के। एक सेकंड रुकिए। हाँ, मैंने पहले आर्य समाज वाला पिक्चर लिख दिया था, पहले पहले ब्राह्मण समाज यहाँ पे, तो पहले ब्राह्मण समाज कर लेते हैं। ब्राह्मण समाज करने से पहले हम एक आत्मीय सभा के बारे में कर लेते हैं। एक फिलोसफिकल डिस्कशन होती थी, क्लियर। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, राजा राम मोहन राय के द्वारा 1815 में। ये स्टार्टिंग में डिबेट वगैरह सिंपल सिंपल फिलोसफिकल टॉपिक पे डिस्कशन होती थी। बाद में फ्री या कलेक्टिव थिंकिंग या सोशल रिफॉर्म के बारे में सोचने लगे। आत्मीय सभा जो 1815 ईस्वी में एस्टैब्लिश हुआ, उसको हम बोला जाता है कि बिगिनिंग हो गया मॉडर्न एज का बिगिनिंग। लेकिन 1823 के बाद ये एसोसिएशन डिफंक्शन हो चुका था, डिफंक्ट हो चुका था, मतलब बिल्कुल मृत हो चुका था। 1828 में फिर से ब्राह्मो समाज बना, पहले सभा था फिर समाज, क्लियर। 1828 में लेटर उन्होंने नाम इसका समाज रख दिया। इसका मेन एम था कि एटर्नल गॉड जो हमें दिखता नहीं है, प्रीस्टहुड को बंद करो, रिचुअल सैक्रिफाइस सबको बंद करो। क्या करोगे, प्रेयर करो, मेडिटेशन करो, स्क्रिप्चर को रीड करो, और ऑल रिलीजन में यूनिटी है इसकी बात करो। पहली बार इंटेलेक्चुअल रिफॉर्म हुआ था मॉडर्न इंडिया में, और रेशनलिज्म यानी और इनलाइटनमेंट की बात करती थी। और जो हमने एजुकेशन में देखा था कि एजुकेशन में कैसे बहस चल रही थी इंग्लिस्ट और ओरिएंटलिस्ट में, तो ये इंग्लिस्ट को सपोर्ट करते थे। वही इंग्लिस्ट जो मैकुले माइन्यूट नहीं आया था, मैकुले माइन्यूट को किसने एक्सेप्ट किया था, बेंटिक ने जिस माइन्यूट वाला, वो इंग्लिश एजुकेशन को क्लियर। और बात करें इसमें, तो इसका देखो हुआ क्या, 1866 ईस्वी में ब्राह्मो समाज में बिखराव आ गया, दो पार्ट में टूट गया। एक था ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया जिसको केशव चंद लीड कर रहे थे, एक है आदि ब्राह्मो समाज, वो देवेंद्रनाथ टैगोर। हुआ क्या था पता है, देवेंद्रनाथ टैगोर उस समय लीडर थे अभी ब्राह्मो समाज के, लेकिन उसने केशव चंद सेन को बनाया प्रधानाचार्य वगैरह। तो केशव चंद सेन अपने हिसाब से कुछ बदलाव करने लगे जो इनको पसंद नहीं था, तो उन्होंने केशव चंद सेन को हटा दिया। तो केशव चंद सेन ने एक अपना ग्रुप बना लिया जिसका नाम रख लिया ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया। तो देवेंद्रनाथ टैगोर को लगा यार हमारा तो पुराना वाला ब्राह्मो समाज है, इसलिए हम नाम रख लेते हैं आदि ब्राह्मो समाज। कौन कौन प्रोमिनेंट लीडर है इसके, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद सेन, पंडित शिवानंद शास्त्री और रविन्द्रनाथ टैगोर, क्लियर। उसके बाद बात करते हैं, कुछ और डिस्कस कर लेते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में। सती सिस्टम को हटाया। अकबर टू ने, ध्यान देना, अकबर टू ने इनको राजा की उपाधि, ध्यान देना, अकबर टू, क्लियर। और इनको बोला जाता है इनऑगरेटर ऑफ मॉडर्न इज इंडिया। और टैगोर पता है क्या बोलते थे राजा राम मोहन राय, भाई कि आप तो एक लुमिनियस स्टार हो इन द फायरमेंट ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, एक लुमिनियस स्टार हो। बेदा समाज की बात करते हैं। बेदा समाज को एक्चुअली एस्टैब्लिश किया केशव चंद सेन ने। और केशव चंद सेन के अलावे श्रीधारनु नायडू था, ये भी थे। ये जब केशव चंद मद्रास को विजिट करते हैं, ध्यान देना, मद्रास को विजिट करते हैं, और उसके बाद मद्रास को विजिट करते हैं, लेकिन जब श्रीधारू नायडू कलकत्ता में विजिट करते हैं, किसको देखने के लिए, ब्राह्मो समाज की पढ़ाई करने के लिए, जब वो रिटर्न होते हैं तो वेदा समाज का नाम रखते थे ब्राह्मो समाज ऑफ सदर्न इंडिया। मतलब इतना ज़्यादा इंस्पायर हो गए थे ब्राह्मो समाज से, तो उसने वेदा समाज का नाम ही चेंज कर दिया ब्राह्मो समाज ऑफ सदर्न इंडिया। क्वेश्चन आ सकता है आराम से। तो उन्होंने ट्रांसलेट किया बुक को, जैसे ब्राह्मो धर्मा बुक को ट्रांसलेट किया तमिल में और तेलुगु में। उसके बाद अंडरटुक मिशनरी टू प्रोपगेट हिज फेथ। उसके बाद नायडू की डेथ हो गई 1874 में। चलिए उसके बाद बात करते हैं प्रार्थना समाज के लीडर थे आत्माराम पांडुराम, क्लियर। और ये हाँ, बाद में जब ये बहुत प्रार्थना समाज बहुत रंग में आ गया जब महादेव गोविंद रानडे इसको ज्वाइन कर लिया। ये समाज डिफरेंट था ब्राह्मो समाज से,
क्यों? क्योंकि ये बदलाव नहीं चाहता। देखो ना, बंगाल इट वाज नॉट एज रेडिकल एट टू कॉजुअल अप्रोच, ज़्यादा नहीं, मतलब ज़्यादा बिल्कुल ऐसा नहीं था कि बिल्कुल बदलाव करना है, इसीलिए बहुत ज़्यादा ये प्रचलित हुआ था। मोनोथिज्म, आइडल वर्शिप कोई भी मना करता था, चाइल्ड मैरिज कोई भी मना करता था, मतलब काम वही था ऑलमोस्ट, लेकिन उतना ज़्यादा रेडिकल नहीं था, इसलिए। क्लियर। एक और था कौन? आर्य समाज। आर्य समाज को इस्टाब्लिश किया किसने? एक्चुअली आर्य समाज को इस्टाब्लिश करने वाले थे दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे? उनका नाम था स्वामी बिजयानंद, बिरजानंद। ये ब्लाइंड सन थे, इन्होंने इसको फिलोसफी, वेदा वगैरह की बात बताई। उसके बाद इन्होंने आर्य समाज का फाउंडेशन किया 1875 में। कुछ समय बाद उसका एक्चुअली बॉम्बे में स्टैब्लिश किया, लेकिन बाद में हेडक्वार्टर लाहौर में बना दिया। इनकी किताबें बहुत सारी है दयानंद सरस्वती की। सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष्य भूमिका, उसके बाद वेद भाष्य, वेद भाष्य भूमिका और वेद भाष्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चल करते हैं। लैंड रेवेन्यू अंडर टीपू सुल्तान, लैंड रेवेन्यू अंडर टीपू सुल्तान ये कैसा था? देखो, लैंड रेवेन्यू जो टीपू सुल्तान के जो लोग अपॉइंट किए थे वो क्या करते थे? कलेक्ट करते थे। बी का करेक्ट है। तो हम थोड़ा टीपू सुल्तान के बारे में देख लेते हैं। टीपू सुल्तान रूलर थे मैसूर के और हैदर अली के दूसरे बेटे थे, सॉरी सबसे बड़े बेटे थे। क्लियर। टीपू सुल्तान के बारे में बोला जाता है ए मैन ऑफ इमेजिनेशन एंड करेज, ब्रिलियंट मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट थे। और 17 साल के उम्र में, मतलब 17 साल में इन्होंने काम किया, 17 साल तक। तो उसमें बहुत सारा अपना करेजियस एक्टिविटी दिखाया। कंट्रीब्यूशन क्या था? इन्होंने चारों एंग्लो मैसूर वार में लड़ाई की है। पहला हो अपने पापा के साथ जब 17 साल थे, और इवन मराठा के साथ सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, मतलब कंपनी से इन्होंने 4 बार लड़ाई की। लेकिन लास्ट में फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में जब ये डिफेंड कर रहे थे अपनी कैपिटल श्रीरंगपट्टनम को, वहां पे इनकी डेथ हो गई। क्लियर। ये चाहते थे कि अपने आर्मी को यूरोपियन लाइन की तरह रीऑर्गेनाइज करना। पहला बार वॉर रॉकेट की बात करते थे। क्लियर। लैंड रेवेन्यू सिस्टम में डिटेल पहले सर्वे करते थे, क्लासिफाई करते थे, उसके बाद टैक्स इम्पोज करते थे डायरेक्ट पीजेंट को, और कलेक्ट करते थे दोनों सैलरी एजेंट, मतलब कि एक एजेंट को रखते थे जिसे सैलरी देते थे, बोलते थे भाई तुम्हें 10,000 की मंथली देते हैं, तुम जाके उसको कलेक्ट करो। तो यहाँ पे थोड़ा बच जाता था। नेवी को बनाया था ताकि ट्रेड को सपोर्ट करो। स्टेट कॉमर्शियल कॉर्पोरेशन को सेटअप किया। क्लियर। कोई दिक्कत नहीं ना? टीपू सुल्तान एक क्वेश्चन आएगा तो कहीं हैदर अली के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मेडाइवल में भी ये आ सकता है थोड़ा बहुत। चलिए, हु एडवोकेट द फेमस आईएनए ट्रायल? आईएनए ट्रायल आपको पता है 1946 में हुआ था। आईएनए ट्रायल के बारे में बेसिक बात आपको बता ही चुका हूं मैं। क्लियर। तो आईएनए ट्रायल में किन्होंने क्या किया था? डिफेंड किया था इनको। तो इसमें करेक्ट आंसर है असफ अली, लेकिन असफ अली के अलावे भी कुछ लोग थे, जैसे भूला भाई देसाई, तेग बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, ये सब भी थे। इवन असफ अली भी थे। क्लियर। और क्या क्या इसके बारे में कुछ और बता दे? एक से रुक से। हाँ, ये पीछे क्वेश्चन है, एक सेकंड। हाँ, हुआ था पता है क्या? 1946 में आईएनए, हाँ आईएनए, हाँ 1946 में इंडियन नेशनल आर्मी की बात करें, 1946 या उससे थोड़ा पहले 1946 के आसपास की बात करते हैं। तो रेड फोर्ट पे 3 लोगों का ट्रायल करना था। एक का नाम था प्रेम सहगल, गुरिंदर सिंह ढिल्लोन और शाहनवाज। 3 लोगों का करना था। तो इसके लिए बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे लोग जिसमें नाम आपने देखा है, ये लोग इनके लिए केस लड़ रहे थे, समझ जाइए ना। और यहाँ पे एक बहुत अच्छा वर्ड गांधी जी यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस को बोलते हैं, सुभाष चंद्र बोस के बारे में, प्रिंस अमंग पैट्रियट, देशभक्तों में राजकुमार है। क्लियर। ये आप देख लिए। हु विच ईयर, मतलब किस साल बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ लिखी? इसका करेक्ट आंसर क्या है? 1882 में। लेकिन आप चलिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में, आनंद मठ के बारे में कुछ देखते हैं।
देखिए, सबसे पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में देखते हैं। ये राइटर थे, हमें पता है। इनका जन्म तो वहीं हुआ था। बंगाली रेनेसेंस के लिए काम किए थे। और यहाँ पे आनंद मठ, बंगाली फिल्म, बंकिम चंद्र सन्यासी, जो इनकी किताब है, क्वेश्चन आराम से पूछा गया है कितनी बार, कि जो इन्होंने किताब लिखी आनंद मठ, वो किस रिवेलियन से इंस्पायर होकर लिख रहे थे? तो सन्यासी रिवेलियन से लिख रहे थे। वंदे वंदे मातरम ये गाना इन्होंने ही गाया है, वंदे मातरम, क्लियर ना? वंदे मातरम गाना इन्होंने ही गाया है, याद रखिए। वंदे मातरम, आनंद मठ, सन्यासी रिवेलियन, इन वर्ड से याद रखना। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को इनिशिएट किया। भाई इतना डिटेल में मैं पिछले वीडियो में एजुकेशन वाला बता चुका हूँ कि अब मैं नहीं बताऊंगा। इनका करेक्ट आंसर क्या है ये आपको पता है भाई, ठीक है, नहीं बताऊंगा मैं। यही ना मैकुले माइनेट लाया था 1835 में, जिसके बाद जो होड़ चल रही थी, लड़ाई चल रही थी इंग्लिस्ट और ओरिएंटलिस्ट के बीच, अब इंग्लिस्ट के साथ दे दिए हैं कौन? बेंटिक है, लेकिन इनिशिएट यही किया लॉर्ड मैकुले ने। हु अमंग द फॉलोइंग विजिटेड गांधी जी? गांधी जी से मिलने कौन गए थे? गोपाल कृष्ण गोखले गए थे मिलने, गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले जी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। गोखले का इंडियन नेशनल कांग्रेस है, और मूवमेंट याद नहीं रखना यहाँ पे। अब कुछ और गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में, हाँ, इनको ये पॉलिटिकल गुरु थे किसके? महात्मा गांधी और इवन जिन्ना जी के, महात्मा गांधी जी और जिन्ना के। कोई दिक्कत नहीं, और चलिए इतना ही रहने देते हैं। इन हुईच ईयर सॉल्ट सत्याग्रह? ऑब्वियसली 1930, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और सॉल्ट सत्याग्रह के बारे में मैं डिटेल में नहीं बताऊं, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में, एक क्वेश्चन में मैंने 5-7 मिनट ले लिया था सॉल्ट सत्याग्रह के बारे में बताने में। थ्रू व्हिच एजुकेशनल रिपोर्ट कैलकाटा यूनिवर्सिटी, किस एजुकेशनल रिपोर्ट के बाद कैलकाटा यूनिवर्सिटी बनी थी? तो आपको पता है 1935 में जो मैकुले माइन्यूट आया था, उसके बाद एक और एक्ट आया था वुड्स डिस्पैच, जिसको हम मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं, मैग्ना कार्टा। ये कब आया था? 1854 में। उसके बाद आपको पता है कैनिन के समय में, 3 यूनिवर्सिटी बनी थी बैक टू बैक, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे। ये है वुड्स डिस्पैच, क्लियर। चार्टर एक्ट क्या था? 1813 में चार्टर एक्ट आया था। उसने बोला कि गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो एजुकेशन को प्रमोट करे। हंटर कमीशन तो बाद में आया था। इवन वुड्स डिस्पैच में प्रॉब्लम निकालने आया था हंटर कमीशन। मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन किया गया 1906 में। देखो, स्टार्टिंग में जो कम्युनल आइडिया था मुस्लिम का सेपरेट नेशन बनाने का, वो कब आया? पहली बार लाया सर सैयद अहमद खान ने, एक फिलोसफर थे। लेकिन 30 दिसंबर 1906 को, और ये लोग मोहम्मद, बहुत लोग मिलके इन्होंने पास किया और एक बनाया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पहली मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी इंडिया की बनी। पहले ऑनररी प्रेसिडेंट बने सर सुल्तान मोहम्मद शाह, जिसको आगा खान 3 भी बोलते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना 1913 में बनाए थे। और 1939 में कांग्रेस मिनिस्टर ने रिजाइन किया वायसराय के डिक्लेरेशन, जो वॉर का डिक्लेरेशन किया था ना, तो लीग ने, मुस्लिम लीग ने मुस्लिम को और किया कि आप मनाइए दिसंबर 22 को डिलीवरेंस डे। ये बात है। फेमस रेवोल्यूशनरी सॉन्ग सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिन में कंपोज। देखो, इसमें 2 वर्ड हैं। सबसे पहले उन्होंने, जिन्होंने लिखा था उनका नाम है, एक्चुअली जिन्होंने इस वर्ड को लिखा था, मतलब इस गाने को जिन्होंने लिखा था उनका नाम है अजीमाबाद बिस्मिल, अजीमाबाद बिस्मिल। लेकिन इसने, जिन्होंने इस गाने को एकदम बना दिया, अमर बना दिया, वो थे राम प्रसाद बिस्मिल। क्लियर ना? कोई दिक्कत नहीं। और बिस्मिल अजीमाबादी नाम है उसका। उन्होंने पटना के थे 1922 में। पहले वायसराय इंडिया में बहुत बता चुका हूँ। सबसे पहले गवर्नर बंगाल का क्लाइव, उसके बाद पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये कौन है? हेस्टिंग। फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बेंटिक, फिर वायसराय कैनिन, फिर लास्ट वायसराय माउंटबेटन,
फर्स्ट इंडियन वायसराय सी राजगोपालाचारी। ये सारा नाम 2 4 6 नाम याद कर लिया ना, हो गया। फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग उपनिषद, ये तो हम एंशियंट हिस्ट्री में कर चुके हैं, मुंडका उपनिषद में। देखो स्टेट इंग्लैंड की बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ ना, द वर्ड सत्यमेव जयते मुंडका उपनिषद में, इसका उसका मतलब एक बार ये भी एग्जाम में आ गया, ट्रूथ एलोन ट्रिम्फ। ट्रिम्फ किस स्क्रिप्ट में लिखा है? देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा है। स्टेट एम्बलम को कब अडॉप्ट किया गया? 26 जनवरी 1950 को। 3 लायन स्टार्टिंग, सामने का 3 लाइन विजुअल है तो पीछे वाले विजुअल नहीं होते। धर्म चक्र ये वाला, ठीक है। वेल शेप्ड लोटस है। चलो, लाहौर वाज रंजीत सिंह पॉलिटिकल कैपिटल, लेकिन लाहौर इनका जो मेन रिलीजियस कैपिटल कहाँ पे था? वो था अमृतसर में। क्लियर? रंजीत सिंह के बारे में एक और क्वेश्चन में डिटेल में डिस्कस करेंगे थोड़ा। पहली वुमेन प्रेसिडेंट ऑब्वियसली सबको पता है, एनी बेसेंट। कब? 1925 में, ये सॉरी 1917 में। 1925 में पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी सरोजनी नायडू। 25 इसलिए इंपॉर्टेंट, इन दोनों के बारे में हम डिटेल में बता चुके हैं, इसके बाद इनके बारे में नहीं करेंगे। अरुणा शफली के बारे में एक क्वेश्चन करेंगे। हुआ जो चेयरमैन ऑफ पार्टीशन कमीशन, पार्टीशन करना है तो ऑब्वियसली नो डाउट उस समय जो गवर्नर जनरल, उस समय जो वायसराय रहे होंगे वही बनेंगे, वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। ये दोनों क्यों बनेंगे भाई? अब चेयरमैन इनको बनाया जाएगा तो इन चुप रहेंगे, इनको बनाया जाएगा तो ये चुप रहेंगे, इनको बनाया जाएगा तो ये दोनों चुप रहेंगे। चलो, माउंटबेटन। Partition committee was formed, was chaired by Lord Mountbatten and its member were Vallabhbhai Patel, Dr. Rajendra Prasad, लियाकत अली खान and अब्दुल रब निस्तार। और इसको कमेटी को रिप्लेस कर दिया गया पार्टीशन काउंसिल। Who is generally acknowledged the pioneer of local self government? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के पायोनियर कौन है? सबको पता है। देखो जितना भी अच्छा काम होगा ना उसमें नाम आप ले लेना रिपन का, जितना भी अच्छा काम होगा उनमें नाम ले लेना रिपन का। तो यार देखो, रिपन, लॉर्ड रिपन रिमेंड इंडिया वायसराय फॉर 4 साल रहे थे। लिबरल पॉलिटिशियन थे, बहुत सारे रिफॉर्म किए। पहला, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लगा दिया गया था उसको रिपील किया कि भाई प्रेस एक्ट पे इतना ज़्यादा बैन नहीं रहेगा। क्लियर? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का रिजोल्यूशन लाया। हंटर कमीशन लाया कि भाई एजुकेशन में रिफॉर्म चाहिए, चलिए वुड्स में भी कोई प्रॉब्लम है उसमें लाइए। सिविल सर्विसेज के जो 19 साल कर दिया था लिटन के द्वारा, अब 21 साल फिर से कर दिया गया। पहली फैक्ट्री लाई, इल्वर्ट बिल लाया। क्लियर? और भी बहुत सारे वर्नाकुलर, इनको रिपन द गॉड बोला जाता है। चलिए इतना ही रहने देते हैं। और लास्ट क्वेश्चन उसका 90 से डिस्कस। सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसने बोला? एक्चुअली वहाँ की वुमेन ने बोला है, इसमें कोई भी एक्शन करेक्ट नहीं है, वहाँ की वुमेन ने। तो वल्लभ भाई पटेल के बारे में देख ले, इनको सरदार बोला जाता है, एक्चुअली वुमेन। पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर थे। चीफ का मतलब होता है सरदार, मतलब सरदार का मतलब होता है चीफ। और होम मिनिस्टर बने थे इंडो पाकिस्तान वॉर के समय। आयरन मैन इनको बोला जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया, यूनिफायर ऑफ इंडिया बोला जाता है, पैट्रोन संत ऑफ इंडिया सिविल सर्विस। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किनको पैट्रोन संत बोला जाता है इंडियन सिविल सर्विसेज का? ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, यूनिफायर ऑफ इंडिया, इसलिए इनके नाम पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई गई है। मैं बता चुका हूँ उसके बारे में। चलिए इतना ही रहने देते हैं। 70 to 90 हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे कोई दूसरा सब्जेक्ट, जैसे बायोलॉजी या कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। लेकिन इधर बायोलॉजी, उधर जैसे ही एक और वीडियो होगा ज्योग्राफी का तो ख़त्म होती है, हम कोई और सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। चलिए थैंक यू सो मच।